चलिए सर, देखिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ एसेट्स हैं, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक व्हीकल है। व्हीकल का मतलब गाड़ी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, एक गाड़ी खरीदी और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको ये उबर करीम में ना चलाऊं, ठीक है। ये गाड़ी मैंने मिसाल के तौर पर खरीदी है 2 लाख रुपए, कितने की जी? 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए को मैं क्या नाम दूंगा मेरे बच्चों? 2 लाख रुपए हमारी कॉस्ट है। क्या जनाब? अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन अभी ले आते हैं यार। 2 लाख रुपए क्या जनाब हमारी कॉस्ट है, ठीक है जी। हमने ये गाड़ी खरीदी और हमने फिर जरा आसपास के लोगों से पता किया कि ये जो गाड़ी हमने खरीदी है और ये अगर उबर में चले तो लगभग कितने साल चलती रहेगी। तो हमें पता चला जी कि ये 8 सालों तक आराम से चलेगी। कितने सालों तक? 8 सालों तक चल जाएगी, ठीक है जी। 8 सालों तक आराम से चलेगी। भाई मेरी आवाज आ रही है यार? मैं या मुझे देख लो या स्क्रीन देख लो। चलो, आपकी वीडियो नहीं आ रही है, मेरी वीडियो बिल्कुल आ रही होगी। थोड़ा सा ऐसा मोबाइल को, अगर मोबाइल पे देख रहे हो तो थोड़ा सा स्वाइप करो, नजर आ जाएगा। या तो बेहतर ये कि लैपटॉप पे देखा करो तो दोनों साथ नजर आए, ठीक है। कितने लोग मोबाइल से लेक्चर देखते हैं घर में? यार सलाम है तुम लोगों, हैं? एक लैपटॉप ले लो, सस्ता मिलता है, लेकिन ये आगे बहुत काम आएगा। आगे तो तुम्हें पेपर्स भी जो है वो लैपटॉप पे ही देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अपने अपने घर से आपको लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इस अटेम्प्ट में आई कैप ने जो एमएससी के 2 सब्जेक्ट्स है ना आखिर वाले, उनका फिजिकल पेपर खत्म कर दिया। अब उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स का टाइम दिया है, वो सीफैप में भी फिजिकल पेपर्स खत्म कर रहे हैं। यानी आप जो 2024 में पेपर्स दोगे वो सारे के सारे पेपर्स आप लैपटॉप पे दोगे, ठीक है ना। तो एक लैपटॉप खरीद लो, उसी डिजाइन के लैपटॉप पे अपना हाथ भी सेट करो, उस पर अपनी टाइपिंग स्पीड भी डेवलप करो, ताकि तुम्हें जो है वो उस पर लिखना है, ठीक है जी। ये पेन कॉपी का दौर खत्म हो गया, ठीक है जी। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये सारी चीजें जिस कमेटी में डिस्कस आईकैप में होती है, मैं उसका मेंबर हूँ, ठीक है जी। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू करो। ये मोबाइल से 1 करोड़ दर्जे बेहतर है कि आप एक रीजनेबल लैपटॉप खरीद लो, ठीक है। कितने का आता है नॉर्मल से लैपटॉप? 20-25 हजार रुपए का आता है, ले लो, उस पर अपना हाथ सेट कर लो यार, ठीक है। 8 GB की उसमें रैम डालो, 256 की उसमें हार्ड ड्राइव डालो, तुमने कौन सी उसमें HD फिल्में डालनी है, ठीक है ना। काम की चीजें रखो उसके अंदर, है। 10 हजार तक का भी आता है, वो गेम खेलने के लिए होता है। अच्छा जी, इनकन्वीनियंट नहीं होगा बेटा, आसान हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशंस अगर आप एक्सेल पे करते हो ना तो वो आपका टाइम सेव होता है। आप पहले 10 फिगर्स लिखते हो, फिर उसको कैलकुलेट करते हो। इट्स मच बेटर कि आप उसको उसमें डालो, एक्सेल में डालो, खुद कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है ना। तो थोड़ा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करो, बुरी चीज नहीं है ये, ठीक है। अच्छा जी, हमने एक व्हीकल खरीदी सर 2 लाख रुपए की, उसकी लाइफ कितनी है? 8 साल लाइफ है सर। हमने ना 1 साल इसको चलाया, 1 साल चलाया इसको। बताओ हमारे पास इस एसेट की 1 साल चलने के बाद क्या वैल्यू रहती? सर ये डेप्रिशिएट हुआ होगा कितना? सर 2 लाख रुपए का एसेट है, 8 साल चलना है, 1 साल चल गया तो सर ये एसेट थोड़ा सा घिस जाएगा, इसकी वैल्यू उसूलन हमारी बुक्स में नीचे आ जानी चाहिए। कितनी नीचे आएगी सर? 8, 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 कितना जी? 2 लाख डिवाइडेड बाय कितना? 25 हजार वैल्यू कम होगी। अब अगर मैं इसमें 25,000 निकाल दूं तो मेरे पास इसकी कैरिंग अमाउंट बच जाती कितनी? 1,75,000 रुपए। इस पे यकीन है? यस सर। फिर एक और साल चलिए, बताओ एक और साल मेरे बच्चों चलने के बाद इसकी वैल्यू 25,000 और नीचे आ जाएगी। एक और साल वैल्यू नीचे आ गई, कितना रह गया अब? 1.5 लाख रुपए। ऐसा जब इसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो गई ना, तो हमें रोड पे ऐसी गाड़ियां नजर आई जो कम पेट्रोल में ज्यादा चलती हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है जी। कोई पाकिस्तानी इंजीनियर ने जो है वो पानी से गाड़ी चला दी। अब हमें लगा कि यार हम जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम तो पेट्रोल के हिसाब से किराया चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से। तो जो मेरा कंपैरेटर आया मार्केट में जो पानी वाली गाड़ी चला रहा है, वो तो भाई लांडी से लेके सदर तक लेके जा रहा है 50 रुपए में, और मैं लांडी से सदर के जो है वो 1200 रुपए ले रहा हूँ। तो कौन पागल का बच्चा बैठेगा हमारे साथ? तो हमें लगने लगा कि हमारे इस एसेट में अब जान बाकी नहीं है, और हम इसको कितने रुपए पे कैरी कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके बैठे हुए 1.5 लाख पे। कोई पूछता है आपके पास गाड़ी है, हम कहते हैं ये खाड़ी की 1.5 लाख रुपए की गाड़ी है। क्या वाकई इसकी वैल्यू 1.5 लाख बच गई है या नहीं?
अब हमने इसको असेस करना है। क्या करना है? असेस करना है। सर जब बीमारी फील होती है, सिम्टम्स आते हैं, तो हम क्या करवाते हैं? इसका टेस्ट करवाते हैं। हम इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। इस टेस्ट को हम कहते हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट। क्या कहते हैं? चेक कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू इतनी बची है या नहीं। नजर क्या आ रहा है? इसकी वैल्यू कितनी है? क्या वाकई 1.5 लाख बची है इसकी वैल्यू? हम सर चले गए जरा शोरूम्स पे, खालिद बिन वलीद के ऊपर सर आपने देखे गाड़ियां खरीदी बेची जाती हैं। हम यहाँ चले गए, हमने अपनी गाड़ी दिखाई, तो हमें पता चला कि इस गाड़ी की वैल्यू आज 1,10,000 है। कितनी? 1,10,000। हमारी बुक्स में कितने पे आ रही है? 1.5 लाख पे। हमने इसकी फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू डिटरमिन करवाई, तो कितनी निकली? 1,10,000। कितनी निकली? अच्छा, हमने कहा यार हमारे पास तो ये वैल्यू 1.5 लाख आ रही है। कहा सर ये गाड़ी हो चुकी थोड़ी सी पुरानी, अब नए स्टाइल की गाड़ियां आ रही हैं जिसमें माइलेज भी अच्छा मिलता है, जिसमें कॉस्ट भी कम है, तो आपकी गाड़ी की वैल्यू कितनी रह गई? 1 लाख। अच्छा, हमने कहा यार अगर हम उसको बेचने जाएं तो 1,10,000 मिलेंगे? उसने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी सी ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। क्या पे करनी पड़ेगी? ब्रोकरेज, यानी कॉस्ट टू सेल। आपको थोड़ी सी ब्रोकरेज पे करना पड़ेगी। हमने कहा कितनी ब्रोकरेज? तो हमें पता चला जी हमें 7,000 रुपए की ब्रोकरेज पे करना पड़ेगी। 7,000 की अगर मैं ब्रोकरेज पे करता हूं तो बताएं ये एसेट मुझे कितने में बिक के दे रहा है? 1,03,000। मेरी बुक्स में वैल्यू कितनी है? 1,50,000। सर कोई मसला नहीं, थोड़ी सी लात मार देते तो खुल जाता। अरे सारे लोग बाहर इसलिए जमा हो गए थे कि दरवाजा बंद है, हैं? तो बैठ जाओ शाम जल्दी से। अच्छा देखो, एक हम कंफ्यूजन बाजूकात होती है लोगों को, उसको क्लियर कर लेते हैं। ये जो टाइम टेबल में 11 बजे लिखा होता है ना, ये घर से निकलने का टाइम नहीं है, ये यहाँ क्लास में पहुंचने का टाइम है। ठीक है, ताकि मतलब आपको अंदाजा हो जाए कि यार आईटीटी में टाइम टेबल इस तरह लगता है। अच्छा जी सर, 1.5 लाख रुपए की हमारे सामने गाड़ी है, हम इसको आज बेचने जाए तो कितने में बिकेगी? 1,03,000 में। तो मुझे बताओ क्या मुझे ये अपने एसेट को 1.5 लाख रुपए से उठा के 1,03,000 पे ले आना चाहिए? क्या वाकई मैं रोने बैठ जाऊं यार मेरा एसेट जो है वो 1.5 लाख का 1,03,000 का हो गया, अब तो मुझे नुकसान हो गया? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। अपने आप से आप ये पूछें कि जो 1,03,000 रुपए का एसेट बिक रहा है, इसको आपने बेचने के लिए खरीदा है, चलाने के लिए? चलाने के लिए खरीदा है हमने। किसके लिए खरीदा? चलाने के लिए खरीदा है। तो हमने क्या किया, सुकून से तसल्ली से बैठ के ये सोचा कि अगर इस एसेट को मैं मजीद कितने साल चलाऊं? 6 साल। कितने साल चलेगा ये मजीद? ये किसने हमें बताया कि 6 साल चलेगा? 8 साल की लाइफ है, 2 गुजर चुके हैं, 2 6 रह गए। तो हमने सोचा जी 6 साल इसको मजीद चलाते हैं। अगर मैं इसको 6 साल चलाऊं तो क्या मिलेगा मुझे? तो मुझे पता चला अगर मैं इसको 6 साल चलाता हूं ना, तो मुझे कुछ कैश इनफ्लोज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक ऊबर वाला चलाता है गाड़ी, तो उसको क्या मिलता है? उसको सर किराया मिलता है, उस किराए में से वो पेट्रोल के खर्चे निकालता है, उस किराए में से वो मेंटेनेंस के खर्चे निकालता है, जो बाकी बच जाता है वो कैश इनफ्लो अपने घर लेके जाता है। ऐसा तो मैंने सोचा अगर मैं इसको 6 साल चलाऊं तो मैं कितना कैश कमाऊंगा इससे। प्यारे भाई, वो कोने वाला जो बच्चा बैठा, छोड़ दो मोबाइल, छोड़ दो मोबाइल, नहीं यार कुछ याद नहीं आएगा, लिख दो जानू इन क्लास, लिख दो। ठीक है जी, अम्मी होंगी अब्बा होंगे, मैं ये सोच लूंगी अब्बा जान आई एम इन क्लास। मोबाइल अल्लाह के वास्ते यूज नहीं किया क्लास। अच्छा जी, तो अगर मैं सर इसको इस्तेमाल करता हूँ 6 साल, तो मैंने अंदाजा लगाया, अंदाजा कि मैं इसको अगर 6 साल इस्तेमाल करूंगा ना, ये मुझे 1,20,000 रुपए का कैश जनरेट करके देगा। कौन सा? नेट कैश या टोटल कैश? नेट कैश। मिसाल के तौर पर आज मैं सुबह उबर की गाड़ी लेके निकलता हूँ और 1,000 रुपए कमाता हूँ, 1,000 रुपए का मुझे फेयर मिलता है, तो क्या मैंने गाड़ी जो है वो फूंके मार के चलाई है? नहीं, तो पेट्रोल डाला है ना सर, वो पेट्रोल, मेंटेनेंस, रास्ते में जो टुल्ले हैं उनको पैसे दिए हैं, ठीक है जी, ताकि उनका घर भी चलता रहे। तो सारे नेट मिला जुला के हमें कोई 600 रुपए बच गए। तो सर जो 600 रुपए बचे ये नेट कैश है। ये 1,20,000 रुपए जो मुझे अगले 6 सालों में मिलेंगे, ये नेट है या ग्रॉस है? नेट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, चलाऊं तो कितने मिले? 1,20। बेच दूं तो कितने मिले? 1,03। तो मुझे बताओ, एक बंदा जो अकल रखता है वो इसको बेचेगा या इसको चलाएगा? चलाएगा। चलाने से कितने मिल रहे हैं? 1,20। और बेचने से कितने मिल रहे हैं? लेकिन इन दोनों केसेस में 1.5 लाख रुपए पूरे नहीं हो रहे हैं।
अब मुझे तशवीश होना शुरू हुई कि कुछ भी कर लूं तो ये 1.5 लाख रुपए रिकवर होते हुए नजर नहीं आ रहे। चलाऊंगा तो 1,20,000 मिल जाएंगे, 6 साल लगे रहेंगे। अभी के भी बेच दूं तो 1,03,000 मिलेंगे। तो इन दोनों में से ज्यादा अमाउंट कौन सी, ज्यादा अमाउंट कौन सी है? तो बताओ, एक प्रूडेंट बंदा जिसको अल्लाह ने अकल दी है, जो रोटी मुंह में डालता है, ठीक है जी, वो 1,20,000 पे जाएगा या 1,03,000 पे जाएगा? 20 पे जाएगा। कुछ भी कर ले, 1,20,000 से ज्यादा नहीं कमा सकता इससे। तो इसका मतलब है सर मेरी बुक्स में जो 1.5 लाख रुपए का एसेट आ रहा है ये गलत आ रहा है, मुझे लॉस हो चुका है, मेरी गाड़ी का सत्यानाश हो चुका है, मुझे अभी के अभी अपनी गाड़ी की वैल्यू को 30,000 रुपए कम करके कितने पे ले आना चाहिए? 1,20,000 पे। ये 30,000 रुपए कहलाता है इम्पेयरमेंट। क्या कहलाता है ये? इम्पेयरमेंट लॉस। ऐसा है? बताओ इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब क्या? इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब क्या? अच्छा, सुनो, क्या मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपके साथ जा सकता हूँ? थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपसे टेक्निकल हो सकता हूँ? सुने, मुझे एक बात बताएं सर, मुझे ना एक बाबा ने एक अंगूठी बेची। ये अंगूठी थी 500 रुपए की। कितने की? 500 रुपए की। बाबा ने कहा इसको पहनो और इंशाल्लाह ताला आप जो है वो अगले 6 महीने में कोई 5-6 करोड़ रुपए कमा लोगे। ठीक है जी। और मैंने कहा बाबा अगर ये ना पहनूं? तो बाबा ने कहा फिर आप 1 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो मैंने कहा यार 6 करोड़ और 1 करोड़ का डिफरेंस कितना हो गया? 5 करोड़। जबरदस्त यार, 500 रुपए में अंगूठी मिल रही है तो अगले 6 महीनों में क्या मिल जाएगा मुझे? 5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मैंने बाबा से अंगूठी खरीद ली। बताओ इस अंगूठी की वर्थ क्या? 500 रुपए तो उसकी कॉस्ट है ना, 500 रुपए तो उसकी कॉस्ट है। असल में इसकी वैल्यू कितनी? 5 करोड़ रुपए। ऐसा है? तो मैं अंगूठी को बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड करूं? 500 पे, 5 करोड़ पे? हाँ जी सर, हम किसी भी एसेट को कॉस्ट से ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये बात समझ आती है ना? तो इस अंगूठी की वर्थ कितनी है? 5 करोड़ भाई, और कॉस्ट कितनी है? 500। तो मैं अपने एसेट को रिकॉर्ड करूंगा किस पे? 500 पे। इसका मतलब है कॉस्ट 500 है, असल में वर्थ कितनी है? 5 करोड़ यानी 50 मिलियन रुपए। ठीक है जी, बहुत सुनना सर, अंगूठी पहनने के बाद कद्दू को फर्क नहीं पड़ा, कोई पैसा हमने नहीं कमाया सर, जितने कमाने थे उतना ही कमाए, कोई 5 करोड़ हमने नहीं कमाया। अब हमें लगने लगा कि यार इस अंगूठी की कोई वर्थ नहीं है, जिसमें जितना मेटल इसमें लगा है ना, ये अगर मैं बेचने जाऊं तो 200 रुपए की बिक जाए। अब बताओ इसकी कॉस्ट कितनी है? 500, जबकि असल वर्थ कितनी नजर आ रही है अब हमें? 200 रुपए नजर आ रही। बिक भी जाएगी ना, किसी को हम चिपका भी देंगे। ऐसा? अब बताएं सर मैं इसको 500 पे रिकॉर्ड करूं या 200 पे? अब सर आपसे स्टैंडर्ड ये कहता है कि इस अंगूठी को अगर 500 पे रिकॉर्ड करोगे ना तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसकी असल वर्थ कॉस्ट से कम है। तो पूछा अंगूठी कितने की है? आपने कहा जी 500 रुपए की। असल वर्थ इसकी 5 करोड़। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब तक 5 करोड़ कमाओगे नहीं आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन सर जब आपको एक बात पता चल गई है कि आपकी अंगूठी की टोटल वर्थ 200 रुपए, अब अगर आप उसको 500 रुपए में अपनी बुक्स में दिखाओगे तो फिर आपकी बुक्स गलत है, फिर आपके अकाउंट्स गलत हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कम करना पड़ेगा। कितने पे लाना पड़ेगा? अब बताओ मैं अगर अपनी गाड़ी 1.5 लाख रुपए पे दिखाऊं, जो कि इसकी इफेक्टिव कॉस्ट है, और असल में इसकी वर्थ कितनी है, तो मुझे बताओ इसको मुझे 1.20 पे दिखाना चाहिए या 1.5 लाख पे दिखाना चाहिए? 1.20 पे दिखाना चाहिए। मुझे कितने का लॉस बुक करना चाहिए? 30,000 रुपए का। तो इम्पेयरमेंट लॉस आप जब बुक करते हो जब एक एसेट की कैरिंग अमाउंट से उसकी वर्थ नीचे चली जाए। आप इम्पेयरमेंट कब बुक करते हो? जब आपकी बुक्स में एक एसेट आ रहा है 1,50,000 का, जबकि उसकी असल वर्थ कितनी है? सिर्फ 1.20। तो आप क्या करते हो? इमीडिएटली इम्पेयरमेंट बुक कर लेते हो। व्हाट इफ के ये गाड़ी मुझे 1,60,000 दे रही हो, तो अब मैं कहता जी इसको 1.5 लाख पे रखो क्योंकि इसकी वर्थ ज्यादा है और इफेक्टिव कॉस्ट कम है, तो फिर हम इसको ऊपर नहीं ले जाते, तो कितने पे रखते हैं? अब बताओ इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है? सर जब हम अपनी कैरिंग अमाउंट को रिकवर ना कर सके, एसेट की वर्थ उसकी कैरिंग अमाउंट से नीचे चली जाए, कम हो जाए, तो हमें फिर अपने एसेट को कॉस्ट पे दिखाना जायज नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है? एसेट को इम्पेयर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है?
पेयर करना पड़ता है। अब देखिए आपके जहन में एक चीज बैठ गई, लेकिन आपके साथ सबसे बड़ा मसला पता है कि आप बोल नहीं सकते। अब मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, इम्पेयरमेंट क्या है? किसी एसेट की वर्थ अगर उसकी कैरिंग अमाउंट से नीचे चली जाए तो वो लॉस क्या कहलाता है? इम्पेयरमेंट लॉस कहलाता है। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? अब बताओ। कैरिंग अमाउंट, हाँ इम्पेयरमेंट, बिल्कुल। टेक्निकल पे हम नहीं जाएंगे ना, तो भी मजदूर लोग हैं। अब बताएं जी, मैं अगर आपसे पूछूं 1,03,000 को मैं क्या नाम दूं? 1,03,000 है क्या? बेच के कितने मिलेंगे? 1,20,000 क्या है? चला के, यूज करके, इस्तेमाल करके, ऑपरेट करके कितने मिलेंगे? हैं? 1,20,000 मिलेंगे। बेच के कितने मिलेंगे? 1,03,000 मिलेंगे। सर चला लूं या बेच लूं तब भी 1.5 लाख रिकवर नहीं हो पा रहा, तो मुझे क्या नजर आ रहा है? हमारा एसेट इम्पेयर्ड है। कितना इम्पेयर्ड है? सर 30,000 रुपए इम्पेयर्ड। ऐसा है? ये बात भेजे में बैठती है। अच्छा जी, हमने सर लास्ट क्लास में एक तो ये डिस्कस किया, ठीक है जी। अब और तो सुनो, अब बताएं सर, इम्पेयरमेंट बुक करने के लिए सर रेजिडुअल वैल्यू आल्सो इंक्लूडेड इन वैल्यू न्यूज। यस, एसेट अंडरस्टेट होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। अब बोर्ड पे देखना दोस्त, एक छोटी सी डिस्कशन। मुझे बताओ सर, आपके सामने कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 1.5 लाख। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी? 1,03,000। फिर वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज का मतलब संभाल करके जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी है? 1,20,000। पहले हमने इन दो को कंपेयर किया। इन दो से हमें क्या पता चला कि हम 1,20,000 रुपए से ज्यादा इस एसेट से नहीं जनरेट कर सकते। फिर हमने उसको उठा के कंपेयर किया इसके साथ। भाई अब आ रही है मेरी आवाज? चलो जी, ठीक है बेटा। यार गौर किसी चाय या पानी तो भिजवा दे। चलो जी, तो सर हम डिस्कस कर रहे थे, हमें 3 चीजें चाहिए, वैल्यू इन यूज, फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फिर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल। ये 3 चीजें हमें किससे मिलेंगी? I36 से। और एक चीज हमें I16 से मिलेगी, वो क्या है? कैरिंग अमाउंट। ऐसा फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू में सेम आए तो आने दो। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये 1,03,000 होता, ये भी 1,03,000 होता, तो हम कौन सा वाला 1,03,000 पिक कर? एक ही बात है यार, यूट्यूब पे ARTD का चैनल है, हाँ चैनल है, उस पर जबरदस्त किस्म के जो है वो गाने वाने भी हैं। यूट्यूब पे ARTD का चैनल है, बिल्कुल उससे सारे लेक्चर्स देख सकते हो, उसमें प्लेलिस्ट वगैरह सारी बनी, ठीक है। अब बताएं सर, हमारे पास फेयर वैल्यू, कॉस्ट टू सेल और वैल्यू न्यूज, ये 3 चीजें जो हमने मालूम करनी है किसमें? I36 में। सर इन 3 चीजों के ऊपर ही पूरा स्टैंडर्ड है, ठीक है। लास्ट अटेम्प्ट में 9 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आया और उसमें मालूम करनी थी वैल्यू न्यूज, बस सिर्फ क्या मालूम करनी थी? वैल्यू न्यूज। 9 मार्क्स का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। जिस बंदे को रूल्स पता थे, प्रिंसिपल्स पता थे, वो आराम से कैलकुलेट कर गया, और जिसको नहीं पता थे उसको बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि आता नहीं था कि सवाल जिस बंदे ने बेसिक लेवल पे भी तैयारी की है ना, वो भी आराम से कर। बड़े हम आगे दोस्त, किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? बताएं सर, मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं, जैसे हमारा बच्चा भाई, वैल्यू न्यूज क्या है? जो यूज करके हमें कैश रिसीव होगा वो क्या है? वैल्यू न्यूज। फिर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अगर हम आज एसेट को बेचने जाए मार्केट में तो हमें क्या मिले, ये क्या? फेयर वैल्यू लेस। सर दोनों में से जो ज्यादा होना चाहिए बंदे को, उस पे जाना चाहिए, उस पे जाना चाहिए जो ज्यादा हो दोनों में से, ऐसा। तो सर अगर दोनों में से ज्यादा से मिसाल के तौर पर वैल्यू न्यूज आ रही है, लेकिन सर वो भी आपको कैरिंग अमाउंट को रिकवर करते हुए नजर नहीं आ रही, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और वैल्यू न्यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दोनों उससे कम है, तो हमारा एसेट क्या हो जाएगा? इंपेयर हो जाएगा। और एसेट अगर इंपेयर हो गया तो आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। ऐसा है? ये बात समझ आती है सर? अच्छा, क्विज में क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर कर दें। मैंने क्विज दिया, माशाल्लाह इतना जबरदस्त बच्चों ने। कोई इस वक्त जो है ना वो कॉस्टिंग और उसमें दोनों में, कॉस्टिंग में तो नंबर हमारा तकरीबन 600 हो गया, जो फी पेड बच्चा है उसमें से फिर तकरीबन कोई 297 298 ने क्विज दिया। लेकिन माशाल्लाह आपका जो FAR 1 के बच्चे हैं उसमें से अभी तक सिर्फ 126 लोगों ने क्विज दिया। 5 MCQs थे, कितने लोगों ने क्विज दिया? बाकी लोग क्या कयामत का सूर फूंकने के वक्त क्विज देंगे है? अच्छा, FAR 1 का लिंक जब आया होगा जब आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा। अच्छा,
जी और कोई रोना आपका जी? नहीं बिल्कुल भी गलती नहीं थी, टेंशन नहीं लो, मैं करवा भी दूँ। बोलो सर मुझे समझ नहीं आया, मैं करा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। FAR1 का लिंक नहीं मिला सर, मैंने दिया है, कोई मसला नहीं, देख लेते हैं। मुझे नाम तो नहीं याद है लोगों के, ऐसा। अच्छा ये किसी ने कॉपी तो नहीं करना ना, लास्ट क्लास में हमने कवर कर दिया, कुछ करना है कॉपी किसी ने? नो सर, बाद में नहीं, बाद में कर लेंगे वाला सीन नहीं, साथ साथ कॉपी करना है। जो बंदा कॉपी नहीं करेगा, अपना रजिस्टर डेवलप नहीं करेगा, इंशाल्लाह वो अगली अटेम्प्ट में FAR1 में जरूर अपना रजिस्टर डेवलप करेगा। ठीक है जी भाई, ये दिमाग में रखना। लिंक नहीं मिला, मैं लिंक दोबारा दे देता हूँ। सर सारी हाइपोथेटिकल ली है मैंने मुनीब। अच्छा जी, अब आप जरा दोस्त एक छोटी चीज हम देखते हैं, और से देखना सर, मैंने आपसे एक छोटा सा डिस्कशन और करना है, प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो। और अब आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है वैल्यू इन। आज हम पूरी क्लास में सिर्फ वैल्यू न्यूज डिटरमिन करेंगे, आज और कल 2 हमारी क्लासेस जाएंगी, ठीक है। लेकिन जब हमने वैल्यू न्यूज कवर कर लिया तो हमारे स्टैंडर्ड में फिर जान नहीं बचेगी, फिर सिर्फ आपको रूल्स याद करने, ये समझना है आपने, ठीक है जी। एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आज आटे की कीमत है 100 रुपए, इमरान खान कहते हैं लीटर, ठीक है जी, 100 रुपए पर केजी आज कीमत है, ऐसा। क्या 1 साल बाद भी 100 रुपए ही होगी? नहीं सर, शहबाज शरीफ की जो स्पीड चल रही है, तो ये हमें लग रहा है कि 120 रुपए तक, 115 रुपए तक आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है जी। तो शहबाज की परवाज से जलता है जमाना, जल गया जमाना, खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है जी। तो सर ये वैल्यू में लग रहा है कि 100 से 105 हो जाएगी मिसाल के तौर पर, ऐसा। इसका मतलब है सर हमारे मुल्क में जो पैसे की वैल्यू है वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाएगी, बढ़ती नहीं है। पैसे की वैल्यू अगर बढ़ती होती तो मैं सारा कैश घर में रखता, मैं पागल हूं प्रॉपर्टीज खरीद रहा हूं। नहीं सर, पैसे की वैल्यू क्या होती है, ओवर द पीरियड कम हो जाती है। सर कैसे कम होती है? सर जो 100 रुपया आपको 1 किलो आटा खरीद के दे रहा था, आज 1 साल बाद वो 100 रुपए 1 किलो आटा आपको खरीद के नहीं दे सकेगा, रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। इन्फ्लेशन की वजह से रुपए की वैल्यू गिर जाती है, ये मानते हो? और मुझे एक बात बताओ, आने वाले सालों में आप सबको पता है कि चीजों की वैल्यू बढ़ेगी, चीजों की वैल्यू, तो रुपए की वैल्यू गिरेगी, चीजों की कीमत बढ़ेगी तो रुपए की वैल्यू कम होगी, ऐसा है। सर आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने 2016 में गाड़ी खरीदी, ठीक है ना, सिटी गाड़ी खरीदी 2016 में, नहीं वो मुझे पड़ी कोई 20,50,000 रुपए, ठीक है जी, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस। और अभी मैंने गाड़ी को 2022 में चेंज किया है, जनवरी फेब में, और वो गाड़ी जो मैं तकरीबन 6 साल चला चुका था, वो गाड़ी 23 लाख रुपए में बिकी है। 6 साल चलाने के बाद भी कितने में बिकी? 23 लाख रुपए में। नई गाड़ी में कुछ पैसे डाल के नई गाड़ी ले ली। तो मुझे एक बात बताएं सर, इससे क्या अंदाजा आ रहा है कि चीजों की वैल्यू ओवर द पीरियड बढ़ रही है, महंगी हो रही है चीजें, तो सर रुपए की कदर क्या होगी? कम हो जाएगी, ऐसा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आज आपसे कहूं कि 1 लाख रुपए आज ले लो या 1 लाख रुपए 5 साल के बाद देना, आप किसको प्रेफर करोगे? आज दे दो भाई 1 लाख रुपए, कुछ चीज खरीद के रख लेंगे, पता नहीं 5 साल बाद क्या वैल्यू हो जाएगी, ऐसा। सर जब मेरी शादी हो रही थी ना, उस वक्त गोल्ड की कीमत थी कोई 12,000 रुपए पर तोला, ठीक है जी। आज गोल्ड चल रहा है कितने में? 1,52,54 में चल रहा है, ऐसा। कोई 1,40,000 रुपए पर तोला बढ़ गया। खैर उसमें और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि चीजों की वैल्यू बढ़ रही है और रुपए की कदर कम हो रही है। सर हमारी अम्मी कहती हैं, मैं तो उस वक्त होश में नहीं था, अम्मी कहती हैं कि मैं पैदा हुआ था हॉस्पिटल में, ठीक है, और उस पर खर्चा आया होगा 200-250 रुपए का, ठीक है जी, ऐसे ही हुआ होगा। हमारे बच्चे पैदा होते हैं 3-3 लाख रुपए का ऑपरेशन होता है, तो चीजें क्या हो गई हैं? महंगी होंगी। आप आते कितनी कॉस्ट माँ बाप को देते हो, आपको अंदाजा नहीं है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, क्या 1 लाख रुपए की वैल्यू आज या 1 लाख रुपए की वैल्यू 5 साल बाद बराबर होगी? नहीं, कभी भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है सर जो पैसे फ्यूचर में मिलने हैं उनकी आज की टर्म्स में वैल्यू कम है। 100 रुपए अगर 1 साल बाद मिले तो आप कहोगे इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आज 95 रुपए, 1 साल बाद आपको 100 रुपए दी जाए तो आप उससे उतनी गुड्स खरीद सकोगे जितना आज 95 रुपीज में खरीद सकते हो, ये मानते हो? इसका मतलब है सर पैसे की वैल्यू ओवर द पीरियड क्या होती है? कम होती जाती है, ऐसा है। अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई
अगर मैं आपसे कहूं कि आज 100 रुपए, आज 100 रुपए का एक चीज की वैल्यू आज 100 रुपए। सर और सुनना, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। सर मैं कहता हूं आपको 5 साल बाद अगर 100 रुपए दिए जाए, कितने, 5 साल बाद कितने रुपए दिए जाए, 100 रुपए दिए जाए। आज को हम हमेशा डिनोट करेंगे किससे, यार जीरो से। आप लोगों ने क्यूटी तो पढ़ी है ना, क्यूटी एक सब्जेक्ट है, किसी बंदे का नाम नहीं है, ये पता ना। तो आपने क्यूटी पढ़ी, उसमें आपको सिखाया जाता है ईयर 0 का मतलब है आज, ईयर 1 का मतलब 1 साल आगे, ईयर 2 का मतलब 2 साल आगे, ईयर 3 का मतलब 3 साल आगे, 4 साल आगे, और 5 साल आगे। 5 साल बाद आपको मैं 100 रुपए दे रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ इस 100 रुपए की वैल्यू आज कितनी है। यानी एक चीज जो 100 रुपए की आप 5 साल बाद खरीदोगे, आज की टर्म्स में उसकी वर्थ कितनी है। क्या निकालूं सर मैं इसकी, प्रेजेंट वैल्यू निकालें, क्या करें इसको, डिस्काउंट करें। हमने पता चला है हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट है 10%, तो मैं इसकी क्या निकाल लूं, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, 100 रुपए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 5, क्या आता है 60। इसका मतलब पता है क्या है, जो चीज पाकिस्तान में आज 62 रुपीस की मिल रही है, 5 साल बाद वो कितने की हो जाएगी, 100 रुपए की हो जाएगी। इसका मतलब है सर, जिस चीज को खरीदने के लिए आज आपको सिर्फ 62 रुपए देने पड़ रहे हैं, 5 साल बाद उसी चीज को खरीदने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब है रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, रुपए की अहमियत कम हो जाएगी। सर ऐसा है, तो मुझे एक बात बताएं सर, जब आप वैल्यू न्यूज निकालते हो, आप कहते हो जी मैं इस एसेट को 6 साल चलाऊंगा। जब 6 साल चलाओगे तो कुछ कैश फ्लो आपको 1 साल के एंड पे मिलेगा, कुछ 2 साल के एंड पे मिलेगा, कुछ 3 साल के एंड पे मिलेगा, कुछ 4 साल के एंड पे मिलेगा। तो क्या सबकी वैल्यू सेम होगी, नहीं सर। हमें क्या करना चाहिए, हमें उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि आज की टर्म्स में उन सारे कैश की क्या वैल्यू है जो आगे जाके मिलेगी। अगर मैं एसेट को आज बेच दूं, आज के आज बेच दूं तो मुझे क्या मिलेगा, फेयर वैल्यू लेस। ये सारा कैश आज की टर्म्स में है। वैल्यू न्यूज आने वाले सालों की टर्म्स में, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिस्काउंट करना पड़ेगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, उसको आज की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकूं। ऐसा तो मुझे एक बात बताएं, वैल्यू न्यूज निकालने के लिए मैं क्या करना पड़ता है, सारे कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग, सारे कैश फ्लोज की। अच्छा मुझे बताओ, फेयर वैल्यू की डिस्काउंटिंग क्यों नहीं कर रहे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की। सर क्योंकि वो आज ही है, आज ही दे रहा है वो 1,03,000, 1 साल बाद थोड़ी देगा, 2 साल बाद थोड़ी देगा। लेकिन वैल्यू न्यूज के जो कैश फ्लोज है वो आने वाले सालों में मिलेंगे। तो हमें क्या निकालनी चाहिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए। क्या निकालनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए। बात समझ में आती है। तो अब एक चीज तो हमने दिमाग में बिठा ली कि वैल्यू न्यूज क्या है, इस्तेमाल करके जो पैसे मिलेंगे, किससे इस्तेमाल करके जो पैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, आने वाले सालों में, कई सालों में। हमें उनकी क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो क्या मैं कह सकता हूं, वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज दैट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट। सर बहुत टेक्निकल हो गया, उर्दू जुबान। वो सारे कैश फ्लोज जो हमें फ्यूचर में एसेट को इस्तेमाल करके मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू इन। ऐसा है, ये बात समझ आती है। अच्छा जी, बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी कैलकुलेशन करवा रहा हूं, और तो सुनना। छोटी सी कैलकुलेशन ये है कि आप मुझे वैल्यू न्यूज इस्तेमाल निकाल के दें एक गाड़ी की, इसकी एक गाड़ी की जिसकी लाइफ सिर्फ 3 साल बाकी है। कितने, अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, ऐसा। और इस गाड़ी से मुझे कैश फ्लो मिलेगा 100 रुपए, 125 रुपए और 80 रुपए। आप मुझे सर वैल्यू न्यूज निकाल के दें, अज्यूमिंग कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 10%। हो गया, क्या है जी 250। कैसे आपने निकाला सर 254? सर आपने ऐसे निकाला कि आपने इसकी कर दी डिस्काउंटिंग। आपने 100 रुपए की डिस्काउंटिंग ऐसे की, 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 1। आपने 125 की डिस्काउंटिंग की, 1 प्लस
10% रेज़ टू पावर 2, 80 रुपए की डिस्काउंटिंग की आपने 1 प्लस 10% रेज़ टू पावर 3, ये कितना आ रहा है 91, ये कितना आ रहा है 103 और ये 60, ये टोटल कितने हो गए 250। अच्छा अब जरा गौर से एक चीज नोट करना, इनको इंडिविजुअली ऐड करो ऐसे ही इंडिविजुअली, 100 125 और 80 कितना आता है 300 305, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कितना आ रहा है 254। ऐसा असल में कैश है 305 का, लेकिन आज की वैल्यू में कितना बन रही है 254, तो वैल्यू इन यूज 254 है या 305 है 254 है। क्या है जनाब 254, ऐसा है। अब बताएं सर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस एसेट को चला के हमें आगे के सालों में तीन कैश फ्लोज मिलेंगे। पहले साल हमें इस एसेट से, इस व्हीकल से, इस गाड़ी से 100 रुपया मिलेगा अंदाजा हमारा, अगले साल 125 मिलेगा अंदाजा हमारा, और तीसरे साल 80 रुपए मिलेंगे, ये भी अंदाजा हमारा। ठीक है जी, हमने इन तीनों की क्या निकाल ली प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि सर जो कैश की वैल्यू आज है आने वाले सालों में वो वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब ये कि तुम्हें 3 सालों में 305 रुपए मिले, तो ये ऐसा ही है कि तुम्हें आज कितने मिल जाए 254। आज 254 रुपए में जितनी चीजें तुम खरीद सकते हो, अगले 3 सालों में ये सारी चीजें 305 रुपए की हो चुकी होगी। तो तुम्हारे पैसे की कदर, तुम्हारे पैसे की वैल्यू इरोड हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। 305 रुपए फ्यूचर में रिसीव करना इज एज गुड एज कि आप आज 254 रुपए रिसीव कर लो। ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है मेरे बच्चों। बड़े से भागे तो बताओ वैल्यू न्यूज क्या है सर हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज। ठीक है जी, आज के दिन तक जो आपको एसेट से मिलेगा। और फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, आज बेचूं तो कितने मिले। वैल्यू न्यूज क्या है, इस्तेमाल करूं तो सारे कैश फ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी। ऐसा है सर, इसको कॉपी कर लें ताकि हम एक स्टेप आगे बढ़े। अगर इन्फ्लेशन रेट चेंज हो जाए तो बाद में होगा ना, आज बैठ के तो मैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट ही कर सकता हूँ ना। चीजों को अपने बिल्कुल अभी ऐसे रखना है कि सीधा सीधा हिसाब किताब है, बाकी फिर ये 12 मसाले हम बाद में डालते हैं इसमें, आ सकता है लेकिन अभी नहीं। पहले हमें कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना, फिर हम चीजों को चेंज करेंगे। ठीक है जी, पहले वो चारपाई बना लें, फिर हम उसमें चीजें डिजाइन मजीद डालते रहेंगे। हम एक जमाने में लॉ पढ़ते थे, तो हमारे जो लॉ के टीचर थे वो बड़े अच्छे टीचर थे, वो पढ़ा रहे थे, तो एक बच्चा कंटिन्यूअसली उठ पटांग सवाल, तो हमारे टीचर ने पढ़ाया कि जब आप कोर्ट जाते हो ना किसी केस में, और आप कहो जी कोर्ट में जाके कहो कि मेरे दोस्त को जो है वो एक बंदे ने मारा है, केस दर्ज करे, नहीं करेगा कोर्ट दर्ज। क्यों? वो कहते हैं अग्रीव्ड पार्टी है वो केस करे। ठीक है, तो दूसरा बंदा उसका क्या ताल्लुक भाई, ऐसा है आपको पता है ना, अग्रीव्ड पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी केस दर्ज, ये पता भी है नहीं पता। तो एक बच्चा बैठा हुआ है, वो टीचर ने पढ़ा दिया, वो उससे सवाल क्या पूछा, उसने कहा सर हमारे गांव में ना एक भैंस की आंख निकल गई थी, तो उस भैंस को ना एक जाली आंख लगाई गई। अब हम सुकून से सुनने, हमने कहा भाई को केस होगा इसमें, तो वो कहता है सर जब थोड़ा टाइम हुआ ना तो वो भैंस की आंख चोरी हो गई। अब बताएं सर, कोर्ट में गया उसका मालिक, तो क्या कोर्ट दर्ज करेगा केस या भैंस को खुद जाना पड़ेगा? अल्लाह के वास्ते यार, जब एक चीज बंदा पढ़ा रहा है उसको बिल्कुल प्लेन वैल्यूज पे लिया करो, बाद में चीजें चेंज कर दिया करो, इतना आउट जाने की। लेकिन हमारे टीचर ने बड़ा उसको फिर गालियों भरा जवाब दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ वो आपको अगर आप आज हो तो आपको 5 साल totally agreed, but there is a Islamic perspective to it that we cannot ignore, no? और इस्लामिक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल सही है कि मकान किराए पे देते हो तो किराया मिलना हलाल है, पैसा भी किराए पे देते हो तो उसका भी तो किराया है ना, सूद, तो वो अलाउड होना चाहिए। जो बंदा मतलब ये बात करता है, बात बिल्कुल सही करता है, गलत नहीं करता वो,
ठीक है ना। टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर मकान का किराया है तो कैश जो हम किसी को देते हैं यूज करने के लिए, उसका भी किराया क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपने उसको ऑब्जर्व करना है ना कि इस्लाम ने उसको क्यों मना किया, तो आप कुछ भी ना करो, यहाँ से एक गाड़ी पकड़ो, जरा हैदराबाद से आगे चले जाओ, इंटीरियर सिंध शुरू हो जाएगा। इंटीरियर सिंध में ये जो बैंक्स है ना, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, ये गए और बेचारे हारी जो गरीब लोग हैं, उनके पास उनकी टोटल दौलत, उनका लाइफ स्टॉक होता है, ठीक है ना। भेड़ बकरियां, गाय बैल होती है, ज्यादा किसी औरत ने अपने लिए जो है वो सोना बना के रखा होगा, ये उनकी टोटल सेविंग्स होती है। उन मासूम लोगों को ये माइक्रो फाइनेंस बैंक जाके आसरा देते हैं कि जी ये पैसा लो, कर्जा ये, वो कर्जा यार अपनी जमीन खरीदो, खुद खेती बाड़ी करो, ठीक है ना। उधार पे आप बीज लेकर आते हो, उधार पे आप फर्टिलाइजर्स लेकर आते हो, कैश पे लेके आओ, सस्ता पड़ेगा आपको। हाँ, इस कैश के ऊपर आपको हमें सूद देना, और सूद का रेट होता है 36-40%, लेकिन उन गरीब लोगों को कैलकुलेट करना नहीं आता, वो ले लेते हैं। अच्छा, बैंक डे वन पे गिरवी क्या रखता है पता है उनसे, जमीन तो है तो जमीन रख ली, अदरवाइज लाइफ स्टॉक, अदरवाइज जो सोना है वो। और फिर इवेंचुअली 90% गरीब हारी को अपना कोलेटरल सरेंडर करना पड़ता है, अपना लोन माफ करना। इसलिए मजहब ने सूद को हराम करार दिया, ठीक है जी। सूद में जो नीचे लेवल का तबका होता है ना, वो एक्सप्लॉइट होता है, वो तबाह हो जाता है उसके अंदर, ठीक है ना। मजहब आपको बहुत सारी चीजों की इजाजत देता है, जिस चीज से मना किया उसके पीछे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक ये नहीं कि एक फर्द को नुकसान होगा, उससे कम्युनिटी को नुकसान होगा, ठीक है। लॉजिक कॉन्सेप्ट के लिहाज से सारी चीजें बिल्कुल सही होंगी, लेकिन उसके एक ग्लोबल पिक्चर अगर आप निकालोगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि यार पब्लिक एट लार्ज से हिट होगी, अफेक्ट हो रही है, ठीक है ना। बड़े हम आगे दोस्त, बेसिक अकाउंटिंग के लेक्चर कवर करने की FR1 के साथ साथ कर सकते हैं, कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। कल का मैच देखा भाई, मेरी एक फेसबुक की लाइफ अलग है, एक टीचर की लाइफ अलग है, अल्लाह के वास्ते दोनों को मिक्स नहीं किया करो। और मैंने कल कोई तफरी में पोस्ट डाल दी, इनबॉक्स करने लग गए, सर आप तो टीचर हैं, आपको ऐसा नहीं करना। भाई मेरी अपनी जिंदगी है यार, मैं कोई आपको इस्लामियात नहीं पढ़ा रहा, ठीक है ना। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ भाई, मैं बहुत सुधर गया हूँ अभी, ठीक है ना। आपने मेरा पुरानी वाली जिंदगी देखी होती तो आप कभी मुझसे क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है ना। यार हर एक बंदे का अपना जिंदगी गुजारने का तरीका है भाई। नहीं, हम टीचर है तो मौलवी होना चाहिए, किसने कह दिया भाई। वो आप मौलवी जो पढ़े होंगे तो आपका इंप्रेशन यही रहा होगा ना, हर बंदा नहीं होता भाई, ठीक है। कायद मोहम्मद अली जिन्ना के पास एक बंदा आया, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात, वो मौलाना साहब थे। और मौलाना साहब ने कहा कायद साहब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वो क्यों। उसने कहा आपका हुलिया बता रहा है, आप जो है वो ये पैंट शर्ट पहनते हैं, आपने कुत्ता पाला हुआ है, उधर इशारा किया हमने, ठीक है ना, ऑफेंसिव ना है, ठीक है, उधर कह रहा हूँ, ठीक है। कुत्ता वत्ता आपने पाला हुआ है, आप जो है वो कभी कभी किसी महफिल में आप जो है वो दारू वारू भी पी लेते हैं, ये उनको कहा जा रहा है कायद रहमतुल्लाह अलैह को, ठीक है। और आपने जो है ना वो सिगार वगार भी पीते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और गैर महरम औरतों के साथ आप बातचीत करते हैं। मौलाना साहब की बात सुन के कायद मोहम्मद अली जिन्ना सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया कायद आजम ने कि आप अज्यूम करो आपका बेटा जो है ना एक केस में फंस गया, बेगुनाह है आपका बेटा, लेकिन फंस गया वो, और दो वकील हैं आपके सामने। एक वकील है जो टकनों से शलवार ऊपर रखता है, उसकी दाढ़ी है, वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, वो उर्दू बोलता है, वो इंग्लिश नहीं बोलता, वो कुत्ते नहीं खाता, वो बिल्ली नहीं खाता, लेकिन आपके बेटे का केस लड़ेगा तो कंफर्म फांसी पे चढ़वा देगा। दूसरी तरफ एक बंदा है जो शराब भी पीता है, जो कुत्ते भी पालता है, जो पैंट शर्ट भी पहनता है, जो पता नहीं क्या कुछ करता है, वो आपके बेटे का केस लड़ेगा तो वो कंफर्म उसको जितवा देगा, निकलवा लेगा उस बेकसूर। हाँ मौलाना साहब किससे केस लड़वाएंगे। तो मौलाना साहब ने कहा मैं तो वो जो कुत्ते पालता है उसी से लड़वाऊंगा। उसने कहा मैं पाकिस्तान का केस लड़ रहा हूँ, मेरे हुलिये पे ना। ठीक है जी, मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, आप मुझसे चीजें पढ़ें। मैं रात को शराब पी के नाले पे पड़ा होता हूँ, सुबह क्लास में आ जाता हूँ, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसा ऐसा है, आप सिर्फ FAR1 की क्लास में आओ, या मेरा कंडक्ट टीचर वाला होना चाहिए, बियॉन्ड दिस मेरी भी एक जिंदगी है यार, ठीक है।
सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो। आगे बढ़ो, बढ़ जाए। अब आपने मुझे वैल्यू न्यूज निकाल के देनी। थैंक यू वेरी मच जी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। अच्छा जी, ये एक मतलब हैंडआउट टाइप का है, ठीक है। इसको मैंने सिग्निफिकेंटली चेंज किया अभी, और उसमें काफी सारे नए सवाल डाले हैं इस बैच में, ठीक है ना। क्योंकि ये प्रैक्टिस का जिम्मा भी मेरा ही आपका। सर मुझे कैलकुलेट करके देना है आपने वैल्यू न्यूज। शाबाश जी, शुरू हो जाओ। बढ़े हम आगे, हो गया। कितना आ रहा है? 2,03,025 पक्का। आपने क्या किया, आपने अच्छा ये 10 साल देखना चाहिए, 4 साल देखना चाहिए? 4 साल। रिमेनिंग लाइफ तो 4 साल है ना, मजीद सिर्फ 4 साल ही चलना है उसने। तो 10 साल में से तो 6 साल चल चुका है ना, ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास अगला साल, उसका अगला साल, उसका अगला साल और उसका अगला साल 50,000। देखो मैं अभी तक बिल्कुल बेसिक्स पे चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसमें भी किसी को कोई इशू हो रहा है तो मुझे बताते जाओ, मैं तुम्हें चीजें रिपीट करता जाऊंगा, ठीक है। सर प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, 50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 1। 70,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% रेज़ टू द पावर 2। 60,000 80,000 सॉरी। आप समझिए इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट है जी। बताएं सर, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल निकाल के दे दो। 2,03,025 पक्का। ऐसा है, आसान है, सीधा सा मामला है ना। सर आगे बढ़ते जाएं, कोई बच्चा जो इसमें भी फंसा हो। नहीं, चलो जी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 2 स्टेप। कर लिया कॉपी, मैं आगे बढ़ जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, और सुनो और सुनो और सुनो। 2 मिनट सुकून से तसल्ली से एक छोटा सा एग्जांपल देखना सर। मुझे बताओ, ये चाय का जो कप है, ये होटल वाला जो बेचता है चाय का कप, अक्सर बेशतर आप दोस्तों के साथ बैठ के होटल पे हिसाब कर रहे होते हो कि चाय वाला कितने कमाता है, ठीक है जी। फिर आपको अफसोस होता है कि यार आप क्या कर रहे हो जिंदगी में, ऐसा। तो 4th ईयर में 50,000 लिखा रहा, आपने वो 80 कर दिया, वो 80 कर दिया बेटा, मैंने जमाने हो गए। सर यहाँ नहीं किया आपने सर, ऐसे ही है। अच्छा जी, मुझे एक चीज ये बताओ, मेरे पास ये चाय का कप है, ये चाय का कप ना आराम से बिक सकता है से 40 रुपए में। कितने में? 40 रुपए में। इसको बनाने पे क्या क्या इस्तेमाल हुआ होगा? पत्ती, चीनी, दूध, दही, हाँ जो भी है सर, ये सारा जो इस्तेमाल हुए चीजें, चीनी, पत्ती, दूध, पानी, ठीक है, ये कहलाता है मटेरियल। ये क्या कहलाता है? मटेरियल। अज्यूम करो इस पर मटेरियल लगा है 15 रुपए का। कितने का? 15 रुपए का। फिर सीधी सी बात है सर, ये खुद तो नहीं बना, कोई मशीन से तो नहीं बना, ये तो एक बंदा था जो उसको जो है वो बार बार उठा उठा के ऐसे फेंकता है ना, कैसे चाय का चम्मच डाल के थैली में डाल के फिर चूस रहा होता उसको। तो ये सारे काम वो करता है सर। वो मजदूर आपसे पैसे चार्ज करता है, उसको हम कहते हैं लेबर। क्या कहते हैं? लेबर। लेबर सर हमसे पैसे चार्ज कर रहे हैं एक कप के 7 रुपए। कितने? हम बेचते कितने में? 40 रुपए में। मटेरियल कितने का लगता है उसमें? 15 रुपए का लगता है। सर लेबर कितने का लगता है? 7 रुपए का लगता है। फिर सर क्या क्या मजदूर और क्या मटेरियल से प्रोडक्ट बन जाता? नहीं सर, वो जो गैस निकल रही है, वो सर सारी चीजें, वो गैस, वो सारा एम्बियंस, ये कहलाता है ओवरहेड्स। क्या कहलाता है? ओवरहेड। सर ओवरहेड्स लगते हैं जनाब एक कप बनाने पे 3 रुपए। कितने के? अंदाजा हमारा सर। तो बताएं, एक कप 40 रुपए का बिकता है,
जैसे ही 40 रुपए आते हैं 15 रुपए चीनी पत्ती दूध वाले को दे देते हैं, 7 रुपए हम चाय बनाने वाले को दे देते हैं, और 3 रुपए गैस की जो गैस और बाकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंज्यूम हो रहा है उसके लिए पे कर देते हैं। एक कप से हमें नेट कैश फ्लो क्या मिलता है? 15 रुपए मिलता है। ऐसा अगर मैं साल में 40,000 कप बेचूं तो मुझे कितने पैसे मिले? अच्छा भाई, मेरे पास कुछ यहाँ कैलकुलेटर्स पड़े हुए हैं, किसी को चाहिए तो बता दो। अगर कोई नहीं लाया, मैं 4-5 कैलकुलेटर्स यहाँ रखता हूँ, तो क्लास के एंड में वापस कर। किसी के पास नहीं हो तो बता दो, मैं दे दूँ। सबके पास है? नहीं हो तो बता दें। यहाँ मेरे पास पड़े हुए हैं, यहाँ मेरे पास एक भी कैलकुलेटर नहीं है। मैं सिर्फ ये बगैरत नोट कर रहा था कि जो अकाउंटिंग की क्लास में भी कैलकुलेटर नहीं ला रहे, ठीक है ना? ये कोई हाथ खड़ा करता ना तो जलील होता, बच गया हो। हाँ जी, मैं क्यों इधर कैलकुलेटर रखूंगा यार? सर मुझे पता है नेट कैश फ्लो कितना मिल रहा है, 6 लाख रुपए का मिल रहा है। कितना? 6 लाख रुपए का मुझे नेट कैश फ्लो मिल रहा है। ऐसा है तो मुझे एक बात बताएं, मैं डिस्काउंटिंग इसकी करूं? ऐसे है ना, डिस्काउंटिंग हम किसकी करते हैं? नेट कैश फ्लो की। किसकी? नेट कैश फ्लो की। ऐसा है। अब अगर मैं तुम्हें एक सवाल दूं, उसमें बजाय एक कैश फ्लो आने के सेल्स अलग आ रही हो, मटेरियल अलग आ रहा हो, लेबर अलग आ रहा हो, तो आप सबको नेट करके नेट कैश फ्लो निकाल के प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां मैंने 40 लिया, 15 रुपए इसमें से माइनस किए मटेरियल के, 7 रुपए माइनस के लेबर के, 3 रुपए माइनस के ओवरहेड के, नेट कितना बच गया? 15 रुपए। 15 रुपए एक कप से आपको नेट कैश बच रहा है, जो आप अपने घर लेके जा सकते हो। ऐसा अगर आप पूरे साल में 40,000 कप बेच रहे हो तो आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? 6 लाख। सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल ली। ऐसा है। अब बोर्ड पे देखना सर, प्लीज लिखेगा नहीं कोई भी। यहाँ देखो, अब बताओ सर, एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये कह रहा है ANI लिमिटेड ओन्स अ प्लांट विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 2.5 लाख रुपए। कितने की कैरिंग अमाउंट है? 2.5 लाख रुपए की प्लांट है हमारे पास। द प्लांट्स रिमेनिंग लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 साल। कितने साल लाइफ है इसकी मजीद? 4 साल। द प्लांट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 800 वॉट्स। 800 वॉट के हम क्या क्या बना रहे हैं? इससे बल्ब बना रहे हैं सर। एक बल्ब हम कितने का बेचते हैं सर? 2016 में कितने का बेचने का इरादा है? 5 रुपए का। लेकिन इस बल्ब को बनाने पे क्या लगेगा? मटेरियल लगेगा। बल्ब को बनाने पे क्या लगेगा? लेबर लगेगा। बल्ब को बनाने पे क्या लगेगा? तो मुझे बताओ, एक बल्ब से मुझे नेट कितने पैसे मिले? 5 माइनस 1.25 माइनस 1.5 माइनस 0.5 कितना? 1.7। डन। ऐसा है। अब बताओ मैंने कब बेचने कितने, सॉरी बल्ब कितने बेचने मैंने? 40,000। तो बताओ कैश फ्लो निकालने के लिए मैं 40,000 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 1.75 से। ऐसा है। और सर जो वैल्यू है मुझे प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकालनी है। ऐसा है। मुझे बताओ, मैंने अगले साल 40,000 बल्ब बेचने, उसके अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले साल, और बल्ब की प्राइस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। मे बी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी तो हमारे इस बल्ब की प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पक्का? सर मुझे इसकी वैल्यू न्यूज निकाल के दें। डिस्काउंट रेट 10%। अब सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। पहले वाले सवाल में आपने क्या किया? नेट कैश फ्लोज लिए, ये आपको सीधे सीधे दिए हुए थे, आपने क्या निकाल दी? प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। अब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ रहा है। ठीक है, शाबाश। भाई मैंने क्या किया, एक बल्ब कितने का बिकेगा? जो भी आए बच्चे बाहर से भी आए, एक बल्ब कितने का बिकेगा अगले साल? 5 रुपए का। उस पर खर्चा कितना होगा मटेरियल का? 1 रुपए 25 पैसे। लेबर का खर्चा कितना होगा? 1.5 रुपए। और सर मेरे पास ओवरहेड्स का खर्चा कितना होगा? 50 पैसे। तो एक कप से या एक बल्ब से मुझे नेट कितने पैसे बचेंगे? सर 5 रुपए नहीं बचेंगे, बल्कि 1 रुपए 75 पैसे बचेंगे। ऐसा। अब बताओ, अगर मैंने अगले साल 40,000 यूनिट्स बेचने का इरादा किया, या मेरा दिमाग कहता है कि 40,000 यूनिट बिकेंगे, तो मेरी वैल्यू न्यूज कितनी आएगी? इससे मल्टीप्लाई कर लोगे? पक्का करो, खुद कोशिश करो, फिर मैं करवा रहा हूँ। शाबाश। गलत कर दो, सवाल की टांगे तोड़ दो। ठीक है जी, सारे रिश्तेदार एक कर दो। मैं आने वाला टाइम तो नहीं है ना, इसके बाद कॉस्टिंग भी है।
कितना आ रहा है 192809 पक्का? अच्छा जी, हाँ 192809 पॉइंट्स गलत करो, ये बहुत है। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास मैं कर रहा हूं सॉल्व सर, सारे सालों की सेलिंग प्राइस, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ईयर 1, 2, 3 और 4। ₹4.20 और ₹3.80। फिर मटेरियल ₹1.25 इतना करा भाई, नहीं करना भाई, नहीं करना। हाँ जी 1 पॉइंट, मटेरियल कितना आ रहा है भाई, गलत लिख दिया सर आपने, 1.05। फोर्थ वाला कितना जी, 0.95, ऐसा यही है ना, सही लिख रहा हूं ना मैं? लेबर ये कहा 5 आपने लिखने, 1.5, 1.35, 1.26 और 1.14 ऐसा। फिर 0.5, फिर 0.45, 0.42 और आखिर में पॉइंट। मुझे बताओ एक यूनिट पे कितनी नेट कमाई होगी? 1.75, 33 ऐसा। अब बताओ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं नंबर ऑफ यूनिट से, 40, 50, फिर और बताएं सर मेरे पास क्या आ रहा है वैल्यू इन यूज? 70,000। फोर, ठीक है मेरे बच्चों। अब मैंने निकालनी है इसकी, सर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 1 + 10% रेज़ टू द पावर 1, 1 + 10% रेज़ टू द पावर 2, सर 1 + 10% रेज़ टू द पावर 3 और 1 + 10% रेज़ टू द पावर 4। कितना कितना आ रही है? कितना? 0 655 405 35। अब बताएं सर मेरे पास वैल्यू इन यूज 192। अब एक बात बताओ सर, वैल्यू न्यूज का अब तक तुम्हारे सामने एक खाका बनता जा रहा है, वैल्यू न्यूज है क्या? ग्रॉस कैश है, नेट कैश है? नेट कैश है। और सर टोटल वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है? प्रेजेंट वैल्यू, ऐसा। अब बताओ वैल्यू न्यूज की अपडेटेड डेफिनेशन क्या है? सर वो नेट कैश जो एसेट को इस्तेमाल करके फ्यूचर में हमें मिलने वाला है ना, वैल्यू न्यूज उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ऐसा। ये बात भेजे में बैठती है सर? कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था? आसान था, कोई मसले वाली बात नहीं थी इसमें। कितने लोगों ने को स्ट्रगल करना पड़ा इसमें? क्या क्या मसला है इसमें? मुश्किल हो रही थी? अच्छा, मैथ्स में मुश्किल हो रही थी या नंबर्स ढूंढने में मसला हो रहा था? चलो खैर, कोई मसला नहीं।
कोई मसला नहीं, 110 वाली मोटर भी चल जाती है, पास हो जाते हैं लोग। ठीक है जी। आप यकीन करो जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, इनको मैं कितना जलील करके पढ़ा है, आपकी सोच है। आपके जो टीचर हैं काशिफ, ये क्लास में सो जाता था, उन्होंने इतना उसको जलील करके इनको एक एक करके जो है वो आगे निकाला। दूसरा जो है आकाश, वो तो हाथ नहीं आता था भाई, वो मस्तियों में लगा होता था। अब माशाल्लाह सोफिस्टिकेटेड स्टूडेंट बूटेड घूम रहा होता है, इनके तो मतलब आप पास उठाओ, ये आप जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना। बस ये थे कि साथ उठते बैठते थे बड़े कमीने। एक दफा एक लड़की ने वो शिकायत दी कि जो आपके साथ जो बच्चा घूम रहा होता है आकाश, ये मुझे बार बार फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। अच्छा यार, मैं अब मैंने कहा मैं बात करता हूँ उससे। नहीं सर, वो सब कह रहे हैं आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसको अपना बेटा बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं इसकी खाल उतार दूंगा, रखो टेंशन नहीं लो। अच्छा, वो लड़की गई तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा भाई कोई, तो उसने कहा कि यार मसला ये कि ये लड़की जो है वो हर एक से बात करे, तो आकाश ने अगर इसको कुछ बोल दिया तो ये वो। मैंने आकाश को फोन करके जलील किया, मैंने कहा यार आइंदा इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजना। लेकिन क्या, बंदी ने कहा, बंदी है, मैंने कहा यार मैं तो उसको जलील कर दिया है। उसने कहा नहीं सर, मेरे सामने तो नहीं किया आप। अभी करते हैं। अब मैं आकाश को नीचे मैसेज कर रहा हूँ, मैं तुझे कॉल करूंगा, तू सॉरी कर देना। मैं आकाश को नीचे मैसेज किया, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, सॉरी कर देना। अब मैं स्पीकर पे फोन मिलाया, जैसे ही आकाश ने फोन उठाया, सॉरी सर, ठीक है। तो लड़की कह रही है सर आपने तो कुछ बोला ही नहीं, सॉरी क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तभी तुम्हें कह रहा हूँ ना कि इसको मैंने डांटा बहुत है। आप यकीन करो, इनके इतने मसले मसाइल माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बने दूर है भाई। तो कोई ऐसा नहीं, जिसकी मोटर स्लो भी चलती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। वो इनसे अंग्रेजी के पेपर पास नहीं होते। आकाश का रिजल्ट है, मैं उसको फोन किया, मैंने कहा तेरा FFR का पेपर पास हो गया, तेरा BFD पास हो गया। जवाब नहीं दे रहा आगे से। सर वो BM का क्या हुआ। मैंने कहा BM भी तेरा पास हो, तब जाके खुश हुआ कि हाँ यार चलो। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बाज़ औक़ात लोगों को लगता है कि यार वो तेज नहीं चल सकते हैं, स्पीड में नहीं काम करते हैं, तो वो CA नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में मेरी क्लास में शायद मैं वो स्टूडेंट था जो उस जमाने में समद दाऊद साहब से मैंने पढ़ा QT, अल्लाह उनको बहुत लंबी जिंदगी दे, ठीक है ना। और बहुत सैद दे, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। उन्होंने वो जलील किया मुझे, आपकी सोच है। और रोज मुझे कहते थे तू CA नहीं कर पाएगा, मैं कर गया है। बाद में सर समद दाऊद के बच्चों को भी पढ़ा है। तो खैर ये याद रखो कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्लो काम कर रहे हो तो, मैं तो काम ही नहीं करता था, होता ही नहीं था। लेकिन फिर ये कि अल्लाह उनको बख्शे, सर नसीम नसीम को तुम शायद तुम लोगों ने नहीं पढ़ा उनसे, लेकिन वो स्टैट्स के टीचर थे, TSA में पढ़ाते थे, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत दे, उनका इंतकाल हो गया। उनको मैंने बड़ा तंग किया, उनके लिए मैं दिल से हर दफा जब दुआ करता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। बहुत तंग किया मैंने, इतना तंग किया कि मुझे शर्मिंदगी होती है आज यार। लेकिन वो फिर मेरे साथ भी होता है, कोई ना कोई हरामखोर टकर जाता है बैच में, ठीक है ना। वो एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था कि अ कपल वेंट फॉर अ वेडिंग सेरेमनी इन हाउ मेनी वेज। अब मैं हंसी छूट गई, ठीक है ना। क्यों हंस रहे हो, मैंने कहा सर वो ऐसे ही हंस रहा हूँ। उन्होंने जो क्लास से निकाला, अगले 5-6 दिन क्लास से निकाल के रखा, फिर तबानी साहब को बोला, वहां मैं जलील होता रहा। फिर मेरी वालदा को उन्होंने बुलाया, उनके सामने भी जलील किया। मैंने तैयार कर लिया, मैंने कहा अब आप पढ़ा ले सर, ठीक है ना। मैं जगह जगह मस्तियां करता था, लेकिन खैर मेरा पेपर पास हो गया, मुझे आज बड़ा गिल्ट है। एक और टीचर से भी बड़ा गिल्ट है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, वो क्लास में पढ़ा रहे थे, यहाँ खड़े हो गए ऐसे ही, और लाइट चली गई। अगर तुमने TSA का रूम B2 देखा हो नीचे बेसमेंट में, उसमें लाइट चली जाती, कुछ नजर नहीं आता, तो अंधेरा हो गया खूब। अब बिल्कुल करीब में हमारा एक दोस्त बैठता था, अब्दुलरहमान, वो गया, उसने सर को चुटकी काट ली, ठीक है। अब वो ज़ईफ थे बेचारे, इकोनॉमिक्स पढ़ाने में 60 साल 65 साल एज थी, उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जिसने किया है वो कोई कुत्ते का बच्चा, और ये और वो। अब अंधेरा, अब सब हंस रहे हैं। अब वही लड़का आवाज बदल के कहता है, अम्मी कहती है जो कहता है वही होता है।
इन टीचरों से वो बदवाएं मिली हमें, लेकिन खैर मैंने उनसे माफी मांगी थी। चलो जी, नहीं उनसे मैंने माफी मांगी, अल्लाह उनको बहुत जिंदगी दे। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, अब एक छोटी चीज गौर सुनना सर, तो तफरी मजाक मस्ती मजाक करो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, मेरी क्लास में आप कर सकते हो, मैं आपको कभी क्लास से नहीं निकालूंगा, हाँ लेकिन जवाब बहुत अच्छा दूंगा, ठीक है जी। सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन और लेके चलते हैं। मुझे बताओ मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है सर, एक जबरदस्त किस्म की गाड़ी है मेरे पास, बनाने की कोशिश करते हैं। जबरदस्त किस्म की गाड़ी है सर ये। अच्छा अज्यूम करो इस गाड़ी की लाइफ है, रिमेनिंग लाइफ है 4 साल, कितने 4 साल ये गाड़ी चलेगी, 4 साल गाड़ी चलेगी तो हमें क्या मिलेगा, इससे किराया मिलेगा सर, फेयर मिलेगा, किराया पूरा मिलेगा, पूरा वो वैल्यू इन यूज है नहीं, वैसे हमें पेट्रोल का खर्चा देना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा देना है, ऐसा। इस गाड़ी से हमें नेट कैश मिलेगा, पहले साल 50 रुपए, दूसरे साल 60 रुपए, तीसरे साल 40 रुपए और चौथे साल सिर्फ 25 रुपए। इसके बाद क्या होगा, 4 साल बाद तो लाइफ पूरी हो जाएगी ना, क्या होगा, एकदम से गाड़ी गायब हो जाएगी, नहीं सर, फिर इस गाड़ी की एक स्क्रैप वैल्यू होगी, क्या होगी, वो भी तो मिलेगी ना हमें, उसको इसको बेच के भी तो कुछ पैसे मिलेंगे ना, या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे सर। इसका मतलब है एंड पे आके एक डिस्पोजल अमाउंट भी मिलेगी, कब, एंड पे, जब ये गाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, इसके दरवाजे जो है वो बुरे तरीके से जो है वो डैमेज होंगे, सीटें फटी भी होंगी, हम इसको जाके क्या करेंगे, बेच देंगे, क्यों, क्योंकि हम कहेंगे ये अब चलाने लायक नहीं है। तो सर जब हम इसको बेचने जाएंगे ना, हमें 70 रुपए और मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अब बताओ क्या वैल्यू न्यूज में इस 70 रुपए को इंक्लूड करना चाहिए, हाँ हाँ भाई हाँ, क्योंकि एसेट का मतलब है चलाएंगे कैश मिलेगा, और चलाने के बाद एंड में जाके हम इसको क्या करेंगे, तो भी तो कैश मिलेगा। तो अब पता है वैल्यू न्यूज की डेफिनेशन और अपडेट होगी, वैल्यू न्यूज की डेफिनेशन क्या है, वो तमाम कैश जो मुस्तकबिल में एसेट को इस्तेमाल करके और यूजफुल लाइफ के एंड पे बेच के जो पैसे मिलेंगे, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू को हम क्या नाम दे रहे हैं, वैल्यू न्यूज, ऐसा है, ये बात समझ आती है। अब बताओ वैल्यू न्यूज में कौन कौन से कैश फ्लोज आएंगे, वो जो एसेट को इस्तेमाल करके आ रहे हैं, हाँ, लेकिन इसके साथ साथ एसेट को एंड पे, यूजफुल लाइफ के एंड पे बेच के जो पैसे मिलेंगे, वो भी वैल्यू न्यूज के अंदर शामिल होने चाहिए। अब बताओ सर वैल्यू न्यूज के अंदर शामिल होनी चाहिए, तो इसका मतलब है 50, 60, 40 और मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए, ऐसा है, ये बात समझ आती है। अब तक बताओ हमने वैल्यू न्यूज में क्या सीखा, सारे कैश फ्लोज जो मुस्तकबिल में आने वो आपने नेट करने, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और एसेट को एंड पे बेच के जो डिस्पोजल प्रोसीड्स मिल रही है उसकी भी आपने क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, सब कुछ मिला के क्या बनेगा, वैल्यू न्यूज बनेगा, ऐसा है। सर अगर मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूं तो कर लोगे, ऐसा है सर, ये एक सवाल आप करेंगे, फिर मैं आपको पास पेपर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि हम अपना पहला पास पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी यूजफुल लाइफ अंदाजा, बिल्कुल सर, आप वैल्यू न्यूज ना हर साल कैलकुलेट कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट, और ये एस्टिमेट हर साल क्या हो रहे होते हैं, आज आपको लग रहा है एसेट 4 साल चलेगा, मे बी अगले साल आप वैल्यू न्यूज निकाल रहे हैं जो आपको लगे एसेट 6 साल चलेगा, 6 साल पे निकाल रहे हैं। तो हर पॉइंट पे जब आप वैल्यू न्यूज कैलकुलेट करोगे, आपको ये असेस करना पड़ेगा कि रिमेनिंग लाइफ कितनी, ठीक है ना। आज हमें लग रहा है कि 4 साल चलेगा, मुस्तकबिल में जाके चेंज होगा तो वैल्यू न्यूज चेंज हो जाएगी, और हमने जो इंपेयरमेंट बुक की है वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, अंदाजा होता है हमारा, वेटेड एवरेज इन्फ्लेशन रेट होता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम जाएंगे ना तो फिर मैं टेक्निकलिटीज पे आऊंगा कि ये जो इन्फ्लेशन रेट है, इज इट अ सिंगल इन्फ्लेशन रेट और इज इट अ वेटेड एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट्स, ठीक है जी, आगे आएगा। और इस इन्फ्लेशन रेट की कैलकुलेशन आप सीखोगे एमएफए में जाकर, ठीक है ना, कि जो टर्म स्ट्रक्चर होता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है जी, ये सब रिपीट कर दें। नेट कैश एंड डिस्पोजल में डिफरेंशिएट करें, एक एसेट है सर जो इस्तेमाल करके आपको कैश मिल रहा है, वो आपका नेट कैश है, और एंड पे जाके आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, ऐसा। सर मैंने एक गेमिंग जोन बनाया, उसमें सर मिसाल के तौर पर
कंप्यूटर्स रख दिए, ठीक है, और गेम्स रख दिए, और लोग आते हैं सर पैसे दे के खेलते हैं, और सर 5-6 साल बाद में क्या करूंगा, उसको उठा के बेच दूंगा, कचरे के दामों में बेचूंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ पैसे डिस्पोजल पे जरूर मिलेंगे, ऐसा। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में इन्फ्लेशन रेट आपको दिया हुआ होगा, आपको निकालना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं, ठीक है। बच्चा कह रहा है इन्फ्लेशन रेट एग्जाम में कैसे निकालेंगे, क्या चीज? बिल्कुल रेजिबल वैल्यू बोल सकते हैं, बिल्कुल रेजिबल बोल सकते हैं, ठीक। जनाब बढ़े हम आगे, आए जरा एक छोटा सवाल और सॉल्व करके दें। बेटा आज ना तुमने इतना पढ़ लिया है कि तुम आज के बाद जो अभी क्विज आ रहे होंगे ना, वो अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे ना, देखो मैं आपको जब ये टॉपिक कंप्लीट करा दूं ना, आप अपना रजिस्टर लें और पाकिस्तान में किसी भी टीचर से, कोई भी दोस्त आपका पढ़ रहा हो ना, आप उससे कंपेयर करें, ठीक है। आपको एक वाज़े डिफरेंस नजर आएगा, कॉम्प्रिहेंसिवनेस नजर आएगी कि हमने कितनी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को कवर किया जो बाकी जगहों पे कवर, लेकिन इसका फायदा जीरो है अगर आप इसको रिवाइज नहीं करो। इसका फायदा जीरो है अगर आप इसको जो है वो रिटेन नहीं करो दिमाग में। इसकी मिसाल ऐसी है कि मैंने आपकी बाल्टी में जो है वो पानी डाला और आपकी बाल्टी में ऊपर से ज्यादा बड़ा सुराख नीचे था, ठीक है जी, तो कुछ ठहरेगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? नहीं भूलेगा तब भी, एक एक टॉपिक खत्म हो गया तो सर जब दूसरा टॉपिक शुरू होगा तो हम पहले वाली चीज भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे आप, नहीं भूलेंगे। उसकी वजह यह है कि मैं कंटिन्यूअसली आपसे जो क्विज लेता रहूंगा ना, उसके अंदर करंट टॉपिक का एक एमसीक्यू होगा और 5 एमसीक्यू, 10 एमसीक्यू पुराने टॉपिक्स के होंगे। आप कुछ भी ना करो ना, आप सिर्फ जो मैं ये ऑनलाइन आपकी टेस्टिंग कर रहा हूं ना, आप सिर्फ ये साथ साथ लेके चलते रहो। मैं आपको हल्फन में गारंटी दे रहा हूं, आपसे एग्जाम का सवाल सॉल्व नहीं, आप मुझे आगे बोलेंगे यार फायदा नहीं आपको, लेकिन मसला ये है कि आप उसको टेस्ट तो आप गुजरे तो सही उससे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने मुझसे सवाल पूछे कॉस्टिंग में, सर ये चीज नहीं हुई, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो क्विज बहुत आसान था, लेकिन माशाल्लाह उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगता था कि डायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड है, सभी लोग थे, लेकिन क्या हो गया, पता चल जाएगा कि यार गलत है सवाल, चीज सीख जाए तो आप अपनी गलतियों सीखते हो, गलतियां पेपर में जाके नहीं करोगे। लेकिन यार आप चाहते हो कि नहीं, आप पहली दफा टेस्ट भी जाके पेपर में ही दो, फिर तो मामला खराब हो जाएगा ना, आप भूलोगे नहीं चीजें, ये मैं आपको, ये इसकी मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, अगर आप साथ साथ तरीके से चलते रहो। चलें सर, मुझे इसका वैल्यू न्यूज निकाल के दें, फिर मैं आपको एक पास पेपर का क्वेश्चन दे रहा हूं। शाबाश जी। सर ये क्या है सर, इनफ्लोज भी आउटफ्लोज भी हैं, क्या करें? इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज कर दें ऐसा, और फिर वो कह रहे हैं कि एसेट को हम क्या करेंगे, एंड में बेच देंगे, कितने में? 1,04,000 में, ऐसा। लेकिन उसको बेचने पे 14,500 रुपए का खर्चा भी आएगा, ये भी देख लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ नहीं आया, मैं डाल देता हूं दोबारा। सर इन्फ्लेशन रेट 10%, 1,25,000 कमाने के लिए 60,000 का खर्चा भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमने पेट्रोल महंगा था तो हमने खोता खरीद लिया, गधा खरीद लिया, अब हम उसको रोज गधा गाड़ी को चलाए जा रहे हैं और रात में गधा लाके खड़ा कर देते हैं। गधे को घास भी तो देनी है, पानी भी तो पिलाना है, तो सर इनफ्लोज कमाने के लिए आपको आउटफ्लो करना पड़ेगा 10%।
आवाज आ रही है दोस्त मेरी? आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? ऐसा है, मुझे बताओ ये टेबल मैंने बनाया है, जो कैश फ्लोज आपके सवाल में गिवन थे उसी से टेबल बनाया है। किसी को इस टेबल में कोई इशू है तो मुझे बता दो। इस टेबल में कोई इशू है तो मुझे बता दो, मैं ये टेबल दोबारा बनवा देता हूँ। पक्का? अच्छा मुझे बताओ एंड में मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 1,04,000 माइनस 14,500, यही है। ये बन गया 89,500। अब मैंने एक्सेल को कहा एक लाइन लगा दो नीचे, और मैंने एक्सेल को कहा मुझे इसका टोटल दे दो। मैंने कहा इसका टोटल कितना है? 60। मैंने कहा ये सारे कॉलम्स का टोटल दे दो, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे यहाँ जो लकीर के फकीर अभी भी, अगर किसी ने इसको 90 कर दिया था तो पूरा नीचे तक जाके मिटाते रहो, ठीक है जी। तो ये आसान है या नहीं है? पक्का? बहुत सर बहुत। अब हम क्या निकाल रहे हैं? इसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालना भी कितना आसान है। मैंने कहा एक्सेल, ये वाला जो सेल है ना, इसको डिवाइड कर दें। क्या कर दें? डिवाइड कर दें। किससे? 1 + 10% रेज टू द पावर, ये जो आप तीर की टोपी देख रहे हैं ये पावर है, ठीक है। रेज टू द पावर 1, ऐसा। अब हमने एंटर किया, इससे हमें प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। क्या तुमने भी यही प्रेजेंट वैल्यू निकाली? लास्ट वाला टोटल गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है बेटा, हम गलत है। एक्सेल बिल्कुल सही है। एक्सेल कह रहा है मैंने इन 3 चीजों को टोटल किया, ठीक है। अब बताओ, मैंने फिर एक्सेल को कहा एक्सेल ये वाला सेल उठाओ, 1 + 10% रेज टू द पावर क्या चीज? 2, ऐसा। फिर हम क्या कहें एक्सेल को? क्या बार बार थोड़ी बताएंगे भाई, ये कॉपी करो, ये बाकियों में खुद डाल, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, आप लोग अगर ये चीजें 3 चीजें टोटल क्यों होगी? अभी हमने इतना बड़ा लेक्चर दिया कि एंड पे आके एसेट हम क्या करेंगे? जो डिस्पोज करेंगे उसकी डिस्पोजल वैल्यू लेनी है नहीं लेनी? अभी हमने 3 मिनट पहले डिस्कस किया था, हैं? अब बताएं सर, मेरे पास इनका टोटल निकालना है। क्या निकालना है? हमने एक्सेल को कहा सम करके दो, किसको? इन 5 चीजों को। उसने कहा ये लो। अब मुझे एक बात बताओ यार, क्या आपको टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना, ये आपका टाइम ही बचाएगा ना भाई। आप पेपर में, एग्जाम में इस तरह अगर जाके पेपर देते हो और आपसे कोई गलती भी हो जाती है ना, आप उस गलती को करेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली नीचे पूरा सॉल्यूशन सही हो जाएगा, ठीक है जी। ये जो वहां पुराने जमाने में गलती होती थी कि एक जगह गलत हो गया तो आगे के जवाब गलत हुए जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं यार, थोड़ा सा अपने आप को वो दो, टाइम दो, टेक्नोलॉजी पे आओ। मैं पूरी क्लास में, हर दूसरी क्लास में एक सवाल आपको एक्सेल पे कराया करूंगा, ताकि आप थोड़ी सी चीजों से क्या होते जाएं, फेमिलियर होते जाएं। क्योंकि और किसी को तो नहीं, लेकिन आपको जरूर आई कैप में ऑनलाइन पेपर देना है, इन वेरी नियर फ्यूचर देना है, ठीक है जी। तो वो आखिरी अटेम्प्ट में बैठ के ये काम करना ना, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी हो। अभी से इसके लिए तैयार होना शुरू हो जाओ। लेकिन कोई कॉलेज आपको ये चीज नहीं करवाएगा। क्यों? फिजिकल आओ, पैसे ज्यादा दो। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से पढ़ोगे, रिस्क भी रहेगा, मेरे लेक्चर चोरी हो सकते हैं, पैसे भी कम दोगे, सामने नजर भी नहीं आओगे, तो मुझे तो नुकसान ही नुकसान है। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि यार पूरा पाकिस्तान टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखे, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखोगे, मार्केट का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। लोग सीए की तरफ नहीं आते हैं कि यार ये 1920 की क्वालिफिकेशन होती जा रही है, इसमें कोई टेक्निकल चीज। हमारे पास आईटी सिर्फ आईटी के कोर्स के तौर पे था, अब जाके आईटी के 3-4 कोर्सेज उन्होंने डाले। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक्सेल के ऊपर काम करना शुरू करें। आपको मैं एक्सेल के ट्यूटोरियल्स दे दूंगा, आप देखो उसको भी। आपके पास अभी टाइम है, स्किल सीखो यार ये वाली, ठीक है ना। जब आप वॉशरूम में बैठे होते हो ना और मोबाइल घुमा रहे होते हो, उस वक्त आप यूट्यूब खोल के ना कोई एक्सेल के 4-5 फंक्शन सीख लिया, यकीन करो सारे काम अच्छे हो जाएंगे वहां पे, ठीक है जी। हाँ सर, आइडिया तो अच्छा है सर। सर अब मैं इसको यहाँ क्या कर देता हूँ, रिसेंट डेटा में उन्होंने MSA 1 MSA 2 को कर दिया और डेट दे दी है कि
दिसंबर 23 का सीए फाइनल का एग्जाम मुकम्मल ऑनलाइन होगा, ठीक है जी। और दिसंबर 23 के फौरन बाद जो मार्च 24 का पेपर होगा वो 110% कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है जी। अब मार्च 24 तक आप लोग पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, या उससे पहले क्वालिफाई कर जाओगे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उससे पहले सीए क्वालिफाई कर जाओगे? नहीं करोगे ना, तो इसका मतलब मार्च 24 में या 2024 में कोई ना कोई एग्जाम के मत्थे तो लगोगे ना, वो ऑनलाइन होगा। आधे लोगों को ये टेंशन है, मेरे घर में तो लाइट जाती है, मैं कैसे पेपर दूंगा? भाई आई कैप कह रहे हैं अपना लैपटॉप लेकर आओ, चार्जर लेकर आओ, हम आपको एक डेस्क प्रोवाइड करेंगे, उसमें चार्जर घुसेड़ो और इंटरनेट आपको देंगे हम, आप सुकून से बैठ कर उसमें पेपर दो। कौन से वाले? नहीं, वो तो अभी उस पर काम चल रहा है ना, आई कैप भी काम कर रहा है और आई कैप का ठीक ठाक कॉस्ट इसके ऊपर लगेगी कि आई कैप अब एग्जाम ये शादी हॉलों में नहीं लेगा ना, ठीक है ना। वो शादी हॉलों में वो क्या नाम है अपना, टेबल भी हिल रही है, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा। आई कैप में MS एक्सेल और PP का कोर्स जो कहा है वो इंस्टीट्यूट कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे बेटा। बढ़िया, हम आगे दोस्त। अच्छा, एक स्टेप आगे जा रहे हैं हम सर। ये कितने लोगों ने खुद से सही कर दिया था? कितने लोगों से इसमें गलती हुई? और क्या गलती हुई? कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किसी ने की कि कोई कैश फ्लो छोड़ दिया हो, ऐसा? जी सर। ये तुमने अलग से डाला? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, लेकिन इसको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के डालना चाहिए। लास्ट एडिशन में गलती हुई थी, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन की मिस्टेक नेचुरल है और इंशाल्लाह ये 1 साल की बात है खाली, इसके बाद ये कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं हुआ करेगी, पूरा सवाल ही गलत हुआ करेगा, क्योंकि आप एक्सेल पे कर रहे होंगे, तो फिर में ये किसी की गलती नहीं होगी कि ऐड गलत कर दिया, लेस गलत कर दिया, ये वाला मसले खत्म हो जाए, ठीक है। थोड़े टाइम के मसले ही, कोई टेंशन नहीं है। बड़े हम आगे दोस्त, जबरदस्त सर। एक और सवाल हम करते हैं और ये हमारी क्लास का आखिरी सवाल होगा, इसके बाद अपने अपने घर जाएंगे हम, हैं? मेरी बातों को इतना सीरियस नहीं लिया करो, हैं? हाँ, मैं सोच समझ के बोलता हूँ। चलिए आओ जरा दोस्त, आई कैप के एग्जामिनर ने एक सवाल बनाया और वो सवाल आपके सामने, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, इसकी जरा लकीरें पूरी हो जाए। चलो जी, आओ इस सवाल को देखो और मुझे बताओ इस सवाल में हमने क्या करना है। सुनो, ये कह रहे डोमिनेंट फर्टिलाइजर्स हैज 2 प्लांट्स, कितने एसेट्स हैं? 2 एसेट्स हैं। 2 आ जाए 3 आ जाए, सानू की हमने तो एक ही तरीके से हिसाब किताब करना है। अच्छा, अगर 2 एसेट्स हैं, दोनों का इंपेयरमेंट अलग निकालना है, मिला के निकालना है? अलग अलग, हर एक एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग अलग अलग। फिर यहां लिख लो, एवरी एसेट इज टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट सेपरेटली, ठीक है। अब पता रिमेनिंग लाइफ दोनों की कितनी है? 3 साल, 3 दोनों की, एक की भी 3, दूसरे की भी 3। दोनों की फेयर वैल्यू, दोनों की कॉस्ट टू सेल और दोनों की WDV। WDV क्या होता है? कैरिंग अमाउंट होता है, ऐसा? अच्छा सर, दोनों की कैरिंग अमाउंट दी हुई है, दोनों की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी दी हुई है। फिर उसने क्या कहा, जो प्लांट 1 है इसका सालाना इनफ्लो कितना है? 105, 105, 105, 105, खत्म। आउटफ्लो कितना? 11 रुपए। उसने कहा एंड बाई एसेट आप क्या करोगे? बेच दोगे, कितने में? 8 रुपए में। लेकिन 2 रुपए का क्या आएगा इसमें? खर्चा आएगा। मुझे बताओ, ये जो टेबल है इससे आप वैल्यू न्यूज निकाल सकते हो आराम से दोनों की, ऐसा? और ऊपर वाले टेबल से आप क्या निकाल सकते हो? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ऐसा? और आप मुझे इसकी इंपेयरमेंट कैलकुलेट करके दे सकते हो। ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है 11 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? और आज इफेक्टिवली आज आपकी फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, ठीक है। मैं आपको पास पेपर करा रहा हूँ, आगे के पास पेपर भी मोर और लेस इसी तरह के। आप एक कमिटमेंट कर लो, जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ जहन में रखोगे, 7 चीजें चलाओगे, आपको यकीन करो पेपर में मुश्किल नहीं होगी, लेकिन उसको होगी जो घर जाने के बाद बैक साइड में फेंकेगा और अब्बा को कहेगा कि बस आपने कहा था कॉलेज चलेगा, मैं चला गया हूँ।
पढ़ने वढ़ने का सीन नहीं है, ठीक है जी। साथ साथ लेके चलते रहो। ये स्टेज से पार कर गए ना 1 2 3, क्या 1 2 3, 80% चांस है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, अनलेस कि आप उस 20% बदनसीबों में जो आगे जाके भी फेल होगे वापस चले जाते हैं। जो प्रोफेशन छोड़ के जाते हैं उनका 80% कैफ 1 2 और 3 लेवल पे ही फिजल आउट हो जाता है। आगे जब लोग बढ़ जाते हैं तो जनरली नहीं छोड़ते हैं, क्वालिफाई करके निकलते हैं, ठीक है जी। सर ये किस अटेम्प्ट का सवाल है? ये 2013 के अटेम्प्ट का सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। शाबाश, इसको सॉल्व करो। बल्कि हम एक काम करते हैं, हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास, इसको हम ऑफ करते हैं। ये है आपका होमवर्क, और अगली क्लास के स्टार्ट पे ये सवाल मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ये कमिटमेंट आप दे रहे हो कि आप खुद घर पे बैठ के सॉल्व भी करोगे, ठीक है जी। फिक्स कैश लोड है, कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है जी। अच्छा, मैं जो है ना इसका वीडियो सॉल्यूशन आपसे भी थोड़ी देर में ग्रुप पे शेयर भी कर लूंगा, और अगली क्लास में शुरू में आके करवा भी दूंगा, ठीक है, ताकि जो अभी कर रहा है तो उसको अपनी गलतियों का पता चल सके, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।